नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों की गतिविधियों से यह समझ में आ रहा है कि उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। अगर बीजेपी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि ऐसे हालात में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं और फिर मोदी के लिए सरकार चलाना भी आसान नहीं रह जाएगा। बड़े फैसले लेना आसान नहीं होगा और फिर जो बड़ी उम्मीदें उनकी सरकार से लगी हैं वो पूरे नहीं हो जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए एक खास तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। चुनावी नतीजों के इंतजार में पूरा देश है, लेकिन बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के दिमाग में खलबली सबसे ज्यादा होगी। बेशक तमाम एग्जिट पोल ने मोदी को देश का अगला सरदार तय कर दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समीकरण हैं जिन्हें सोचकर मोदी अपनी अगली रणनीति बनाने में लगे होंगे। बीजेपी को 200 से कम सीटें आई तो एग्जिट पोल में बेशक बीजेपी को 250 सीटें या स्पष्ट बहुमत दिया जा रहा हो, लेकिन अगर बीजेपी 200 सीटों तक ही सिमट कर रह जाती है तो सरकार चलाने में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। मोदी इसी उधेड़बुन में है कि ऐसी स्थिति में पार्टी को अपने घटक दलों के अलावा दूसरे दलों के समर्थन के सहारे सरकार चलानी होगी, जिससे निश्चित तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमेशा दबाव रहेगा। बीजेपी को 250 सीटें आती हैं तो यह स्थिति बीजेपी के लिए उत्साहजनक तो होगी, लेकिन पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के लिए नहीं। कहीं न कहीं यह समीकरण भी नरेंद्र मोदी के दिमाग में होगा। इन हालात में सरकार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हावी हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों के दबाव में रहना होगा और सरकार के हर फैसले में बड़े नेताओं का भी दबाव होगा। बीजेपी 272 सीटें पाती है तो ये समीकरण नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगा। 272 से ज्यादा सीटें आने पर नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला अपने मन से ले पाएंगे और मोदी हर हाल में पार्टी को अपने दम पर इतनी सीटें चाहते हैं। इन हालात में मोदी के ऊपर सहयोगी दलों और वरिष्ठ नेताओं का कोई दबाव नहीं होगा। तो ये वो समीकरण है जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। ये समीकरण नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की दिशा और दशा तय करेंगे। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। नरेंद्र मोदी के दिमाग में दूसरी टेंशन यह होगी कि जिस गुजरात को वो फास्ट ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट पे डाल चुके हैं, उस गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। अब गुजरात की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसके लिए कुछ अहम नाम चल रहे हैं, जिनमें आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और नामों पर भी विचार कर सकते हैं और आखिरी फैसला बताया यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही करेंगे। कौन संभालेगा गुजरात की गद्दी? ये वो सवाल है जिसका हल ढूंढने में इस वक्त नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। एग्जिट पोल में मोदी को मिले स्पष्ट जनादेश के बाद दिल्ली में मोदी की सरकार बननी तय मानी जा रही है। ऐसे हालात में गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली आने से पहले मोदी के लिए इस सवाल का जवाब खोजना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का अगला मुख्यमंत्री तय करने के लिए अपने विधायकों से भी मुलाकात की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे आनंदीबेन पटेल चल रही हैं। आनंदीबेन पटेल फिलहाल गुजरात सरकार में राजस्व मंत्री हैं। आनंदीबेन 1998 से आज तक लगातार कैबिनेट मंत्री रही हैं। संघ के दिनों से ही वो मोदी की बेहद करीबी रही हैं। बीजेपी के महासचिव अमित शाह भी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें बताई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के प्रभारी अमित शाह को मोदी केंद्र में कोई बड़ी भूमिका दे सकते हैं। गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल मोदी के वाइब्रेंट गुजरात कॉन्सेप्ट को आगे लाने वाले शख्स माने जाते हैं। उन्हें गुजरात में विदेशी निवेशों का सूत्रधार माना जाता है। सबसे पढ़े लिखे मंत्रियों में से एक, अमेरिका से एमबीए। मोदी के खास लोगों में से एक सौरभ को ही मोदी ने वडोदरा सीट के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी थी। गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल उस समय चर्चा में आए जब नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में उन्होंने 2 बार कैबिनेट की बैठक ली थी। मोदी के सीएम रहते ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी और ने कैबिनेट बैठक ली हो। ये वो चेहरे हैं जिनमें से किसी एक को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो मिशन 272 और दिल्ली, उसके बाद गुजरात में उनका उत्तराधिकारी कौन हो
और तीसरी उधेड़-बुन है वडोदरा या फिर वाराणसी। इनमें से मोदी किस सीट को चुनेंगे अगर दोनों जगह से वो चुनाव जीत जाते हैं, जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। और अगर मोदी एक सीट छोड़ते हैं तो अभी संकेत ये है कि मोदी बनारस को रखेंगे। लेकिन बनारस को लेकर मोदी कई ऐसे प्लान सोच रहे हैं जिनके बारे में किसी ने अभी सोचा तक नहीं है। बनारस और वडोदरा की गलियों में मोदी के लिए उमड़ा ये हुजूम बेशक नामांकन के दिन का हो, लेकिन जीत के बाद भी कुछ ऐसी ही तस्वीर रहने वाली है। एग्जिट पोल इन दोनों सीटों से मोदी की जीत बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि मोदी इनमें से किस सीट को अपने पास रखेंगे। हालांकि बनारस में चुनाव से पहले ही राजनाथ ने यह संकेत दिए थे कि मोदी वाराणसी की सीट अपने पास रख सकते हैं। इस वक्त मोदी के दिमाग में वाराणसी का विकास करने का भी प्लान चल रहा है। विकास के मुद्दे पर ही नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे हैं। मुझे 60 महीने देकर के देखिए, आपकी जिंदगी में 60 साल में जो बदलाव नहीं आया वो मैं 60 महीने में ला करके दूंगा। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी में मोदी एक मिनी पीएमओ बना सकते हैं, जहां से बिहार और पूर्वी यूपी के घटनाक्रमों पर नजर रखी जा सके। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी वाराणसी में जनता दरबार भी लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी गंगा और बाकी नदियों के विकास और सफाई के लिए एक अलग से मंत्रालय बना सकते हैं। बनारस के विकास के लिए अलग से एक योजना भी बनाई जा सकती है। ये वो काम है जिनका खाका नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे होंगे। चुनाव के दौरान मोदी बनारस और गंगा की दुर्दशा पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसीलिए गंगा की सफाई और बनारस का विकास मोदी की प्राथमिकता होंगे। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो सीनियर लीडर्स को कैसे एडजस्ट करेंगे। सुषमा स्वराज को कौन सा पद देंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता को कौन सा पद देंगे। जहां तक मुरली मनोहर जोशी का सवाल है, जिनके बारे में उनकी तल्खी की कई रिपोर्ट्स बनती रही हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। ये कुछ अहम सवाल है जहां उन्हें एक तरफ यह सोचना है कि कैसे उनकी कैबिनेट ज्यादा कार्यकुशल हो, ज्यादा एफिशिएंट हो, और साथ ही राजनीतिक तौर पर वो इन सब नेताओं को क्या स्थान देंगे। नरेंद्र मोदी इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि सीनियर नेताओं को कैसे नए मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए। कल इसी उधेड़बुन में मोदी ने गांधीनगर में नितिन गडकरी, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। हालांकि राजनाथ सिंह ये साफ कर चुके हैं कि सरकार में सभी नेताओं की भूमिका तय करने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और तभी ये फैसला किया जाएगा। जो कुछ भी हम लोग फैसला करेंगे, सब लोग मिल बैठकर साथ ये सब सारे फैसले करेंगे। लेकिन कल जिस तरह से पहले नितिन गडकरी और फिर राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे थे, कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि फिर सुषमा सामने आई और ऐलान किया कि कोई नाराजगी नहीं थी। राजनाथ जी और नितिन जी के मेरी मुलाकात के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। नितिन जी और राजनाथ जी मुझसे मिलने आए थे, ये केवल शिष्टाचार भेंट थी। चुनाव परिणामों से पहले हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते थे। मोदी के सामने बड़ी चुनौती आडवाणी को भी एडजस्ट करने की है। क्या आडवाणी मोदी के मंत्रिमंडल में कोई जगह लेंगे? हालांकि चर्चा ये भी है कि आडवाणी को फिलहाल स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन क्या आडवाणी स्पीकर का पद लेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा मोदी की चुनौती मुरली मनोहर जोशी को एडजस्ट करना भी है, लेकिन सवाल है कि जोशी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी 16 मई से पहले ही इन तमाम संभावित अड़चनों को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए मोदी ने बीजेपी के इन 3 नेताओं के साथ ये मीटिंग की है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, अहमदाबाद। फैसला आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, और ऐसे में नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनकी गतिविधियां क्या बताती है, इस पर हम अभी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आलोचक ये कहते हैं कि जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह क्या वाकई सबको जोड़कर साथ रख के आगे बढ़ सकते हैं। ये चुनौती शुरू होती है पार्टी के अंदर से, जहां पार्टी के कद्दावर नेता हैं
उन सबको साथ पे जोड़ना है। जब मंत्रालय बांटे जाते हैं इसका ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, अगर घटक दलों की जरूरत होती है समर्थन की 272 को पार करने के लिए, तो क्या मोदी के नाम पर सब इकट्ठा होंगे? क्या उनके नाम पर सब साथ आगे चल पाएंगे? और अगर जरूरत होती है सरकार को दमदार बनाने के लिए बाहर से भी समर्थन लेने की, तो क्या इस चुनौती का सामना नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? केंद्र में अगर मोदी की सरकार बनती है तो कैसा होगा मंत्रिमंडल? ये वो उधेड़बुन है जिसमें इन दिनों नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए सही लोगों को सही मंत्रालय देना सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही मोदी को यह भी ख्याल रखना होगा कि मंत्रालयों के बंटवारे के बाद कहीं कोई नाराज न हो जाए। आइए एक नजर डालते हैं नरेंद्र मोदी के संभावित मंत्रिमंडल पर। अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि सुषमा स्वराज अगली विदेश मंत्री हो सकती हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नए गृह मंत्री हो सकते हैं। नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी भूतल परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वहीं वेंकैया नायडू को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। अनंत कुमार संसदीय कार्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, राजीव प्रताप रूडी नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन को अल्पसंख्यक मंत्रालय सौंपा जा सकता है। इधर यशवंत सिन्हा को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये हो सकता है नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल। अब देखना है कि मोदी के मंत्रिमंडल में इनमें से कितने चेहरे नजर आते हैं। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली।